और आज आज के लेक्चर के अंदर हम टेक्निकल डिसीजन मेकिंग देखेंगे। आप लोगों को पता है कि मैनेजमेंट का वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू टेक अ डिसीजन, अफेक्टिव एंड अ राइट डिसीजन। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि डिसीजन होता क्या है और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड से, या कोई प्रॉब्लम होता है उसके बारे में, फिर आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को आप गैदर करते हैं, उन सारे अल्टरनेटिव्स को आप फिर एवेल्युएट करते हैं और उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करते हैं और उसके बाद फिर उस पर काम करते हैं। तो ये हमारा सारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, आपको पता है। और there are two type of decision making. Number one, decision making is called short term decision making, जिसको हम tactical decision making कहेंगे, and other decision making is a long term decision making. Decision making के हवाले से बाकी चीजें तो आपको पता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखें, जहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव ओनली एक हो, कोई ऑप्शन न हो, सिर्फ एक। फॉर एग्जांपल आप शर्ट परचेज करने के लिए गए, मैं सिंपल सी एग्जांपल कोट करता हूँ यहाँ पे। आप शर्ट परचेज करने के लिए किसी शॉप के ऊपर गए हैं और वहां पे आपके साइज की एक ही शर्ट है, उसमें ना तो डिफरेंट कलर्स हैं या ना तो डिफरेंट स्टफ मौजूद है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपने उसी को लेना है। तो दिस इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सबसे जो बुनियादी चीज ये है कि आपके पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हों और आप उनको एवेल्युएट करें। उनकी जो भी उनकी प्राइस की बेस पे एवेल्युएशन की जा सकती है, उनकी फीचर्स की, क्वालिटी की, डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए आपके पास एक से ज्यादा अल्टरनेटिव होना जरूरी है। डिसीजन मेकिंग, manager often must choose between alternative course of action in the decision making। बिल्कुल के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को हम एवेलुएट करके बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, उसको डिसीजन मेकिंग। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग कंसिस्ट ऑफ द चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव विद इमीडिएट और लिमिटेड एंड इन सिंपल। टेक्निकल डिसीजन मेकिंग से मुराद ये है कि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, आपने कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। दिस इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन that will not influence the long term of value। हमने शॉर्ट टर्म के अंदर देखना है, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म वैल्यू को किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करना है। टेक्निकल डिसीजन टू द शॉर्ट रन, सिंपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कुछ चीजों को समझना जरूरी है। बेटा मेरी बात सुनो। समटाइम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक छोटा सा, मैं अभी उसको डिस्कस करेंगे, टेक्निकल डिसीजन मेकिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि टेक्निकल डिसीजन मेकिंग किस सिनेरियो के अंदर या किन कंडीशंस के अंदर हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा डिसीजन होता है विच इज कॉल्ड अ स्पेशल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस सपोज करता हूँ $100 है पर यूनिट है, लेकिन आपके पास एक स्पेशल ऑर्डर आता है जिसमें वो आपको प्राइस ऑफर करते हैं $80 पर यूनिट। अगर देखा जाए, अगर आप उसको एनालाइज ना करें, उसकी रेलेवेंट कास्टिंग को कंसिडर ना करें, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि नहीं नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारी प्राइस जो है वो 100 है तो आप 80 कर रहे हैं, हम 80 नहीं। लेकिन अगर आप उसकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से उसको देखेंगे, उसके रेलेवेंट कास्ट को अलग करेंगे, उसकी इररेलेवेंट कास्ट को अलग करेंगे, तो हो सकता है कि वो 80 रुपीज जो आपको पर यूनिट की ऑफर दे रहे हैं वो आप एक्सेप्ट करें। वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए बेटा हमें कुछ चीजों को शायद इससे पहले भी आपने किसी कोर्स के अंदर इन चीजों को देखा होगा। ये इंपॉर्टेंट कास्ट है जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखते हैं, रेलेवेंट कास्ट और रेवेन्यू फॉर डिसीजन मेकिंग। इनको जरा गौर से देखना है, ये स्टार्टिंग है। इसी की बेस पे जब भी कोई आइंदा जो 5 6 7 किस्म के आज हम डिसीजन देखेंगे, उसमें जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट कास्ट ही लिया जाएगा या रेलेवेंट रेवेन्यू लिया जाएगा। अब देखना ये कि रेलेवेंट कास्ट या रेलेवेंट रेवेन्यू फॉर डिसीजन मेकिंग क्या होता है। A cost or revenue is the relevant if the decision meet the following criteria। कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें कौन कौन सा पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है द अफेक्ट द फ्यूचर कास्ट। जो भी डिसीजन आपने लेना है उसके अंदर जो आपकी फ्यूचर कास्ट अगर उसमें इन्वॉल्व हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, एक्सक्लूडिंग अ कमिटेड कास्ट।
देखो मेरी बात सुनो, हम आगे चल के बात करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कास्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इसमें जरा बात समझने की है कि कमिटेड कास्ट को आपने क्यों एक्सक्लूड कर दिया। बेटा कमिटेड कास्ट को यहाँ पे हमने इसलिए एक्सक्लूड किया कि कमिटेड, हमने पहले से कमिटमेंट की हुई उस कास्ट की। हम डिसीजन लें या डिसीजन न लें, हमने वो कमिटमेंट अपनी पूरी करनी है, उस कमिटमेंट को हानर करना है। लिहाजा इसमें अगर जो फ्यूचर आपकी फ्यूचर कैश फ्लोज है या फ्यूचर जो कास्ट है, उसमें जो कमिटेड कास्ट है, जो ऑलरेडी आपने पहले 1 साल पहले या 1 महीना पहले कमिट कर दिया है कि 1 साल के बाद मैंने इतनी पेमेंट करनी है, उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। क्यों एक्सक्लूड करेंगे? कि आपका डिसीजन हो या डिसीजन ना हो, उसका कमिटेड कास्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। अब आप पे ऑब्लिगेशन है कि यू हैव टू पे। नंबर सेकंड पॉइंट जरा देखना है, अफेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो। जैसे मैंने फ्यूचर कास्ट की बात की, इसी तरह से फ्यूचर कैश फ्लो हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये डिसीजन लेने, जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो जो भी हमारे पास डिसीजन है, उसकी बेस पे जो फ्यूचर कैश फ्लोज है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, इसको हम डिटेल से देखेंगे डिफरेंट डिसीजन के अंदर। लेकिन ओवरऑल अपने माइंड में एक चीज रखने, नंबर 1 पॉइंट ये कि फ्यूचर कास्ट को हम अफेक्ट देखेंगे उसका, कि वो किस तरफ वो इंक्रीज हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, उसको उस पर क्या इम्पैक्ट है। और साथ साथ फिर हम फ्यूचर कैश फ्लोज को भी देखेंगे। द काजेज एंड इंक्रीमेंट इन, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंक्रीमेंटल कास्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। मेरी बात सुने, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल सोच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास के अंदर, आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। अब एक एक डिसीजन लेना है कि 10 स्टूडेंट्स को एनरोल करना है। अब देखना ये है कि 50 स्टूडेंट तो चले हमारे आ रहे हैं, अब जो अगले 10 स्टूडेंट्स हम एनरोल करेंगे वो डिसीजन है हमारे पास कि आपने उसको एनरोल करना है। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब जब हम सोचेंगे तो वो 10 जो स्टूडेंट नए आने वाले हैं, उनकी दो चीजों को गौर से देखा जाएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तो जैसे ही एनरोल होंगे 10 स्टूडेंट, वो कितनी फीस पे करेंगे, और उसके साथ साथ पे दूसरी चीज को देखा जाएगा, इंक्रीमेंटल कास्ट। अभी तक 50 स्टूडेंट पे कास्ट इनकर हो रही है, ओके, लेकिन जब ये 10 और नए हमारे पास आ जाएंगे, तो उससे हमारी ओवरऑल कास्ट के अंदर क्या इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल कास्ट। और आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट, आप लोगों को भी पता है, नॉर्मली डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट के लिए दो बातें करना चाहूंगा। आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर आप ये डिसीजन सोचें कि जी बीएस के बाद आपने एमबीए में एडमिशन लेना है और आप उसकी कास्टिंग करना चाहें, तो आपने उसकी कास्ट में अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी इंक्लूड करना है। अब क्वेश्चन ये कि अपॉर्चुनिटी कास्ट आपके लिए क्या है? आपके लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट ये भी है कि बीएस के बाद आप किसी जगह जॉब कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएस के बाद किसी जगह जॉब करते हैं, ऑन एवरेज सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि 40,000 आपको मिलेगी आफ्टर बीएस। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कास्टिंग करनी है अपनी एमबीए क्लास की, तो आप एमबीए की क्लास के अंदर सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे जो एमबीए आपको करने के लिए यूनिवर्सिटी में पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो तो है ही है। फॉर एग्जाम्पल वो आपकी पूरी डिग्री का कास्ट बनता है, मैं सपोज करता हूँ 300,000, और फॉर 2 ईयर्स 300,000, लेकिन उसके साथ साथ आपका 40,000 पर मंथ जो आप सेक्रीफाइस भी करेंगे, क्योंकि आप जॉब नहीं करेंगे, आप सेक्रीफाइस करेंगे। आप एजुकेशन के लिए जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, जो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इस केस के अंदर है, जो आपका जॉब करना है, उसको सेक्रीफाइस करेंगे, तो फिर 4 लाख तो उसकी कास्ट, प्लस अगर 2 ईयर है 24 मल्टीप्लाई बाय 40,000 को, ये कास्ट भी आपने इंक्लूड करना है। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट। अब जरा इस एक टेबल को जरा गौर से देखना है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब भी डिसीजन लिए जाते हैं नॉर्मली याद रखें, दिस इज अ टेक्निकल डिसीजन मेकिंग। इस डिसीजन मेकिंग के अंदर हम अभी डिफरेंट इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसमें आपको नजर भी आएगा। इसके अंदर जब आपको डेटा दिया जाएगा सामने, स्ट्रेट आप कहेंगे नहीं ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जो उसके वैल्यू आपको सामने नजर आ रही है। लेकिन जब उसको मजीद एनालाइज किया जाएगा, कुछ हमने रेलेवेंट कास्ट को अलग करेंगे, कुछ इररेलेवेंट कास्ट को अलग करेंगे, तो शायद कंडीशन डिफरेंट हो जाए।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं। अब क्वेश्चन ये है कि यार रेलेवेंट कास्ट या इररेलेवेंट कास्ट से क्या मुराद है, या इसको कैसे यूज किया जाता है। देखो मेरी बात सुनो, छोटी सी पॉइंट अपने माइंड में रखते हैं। रेलेवेंट कास्ट वो होती है, या रेलेवेंट रेवेन्यू भी हम कह सकते हैं, जो डिसीजन लेने के बाद हम पे जो कास्ट पड़ेगी, दैट इज अ रेलेवेंट कास्ट। और जो डिसीजन लेने के बाद जो आपके पास एक छोटा सा टेक्निकल डिसीजन आ गया आपने लेना है, तो शॉर्ट टर्म है जिससे कोई इम्पैक्ट आगे लॉन्ग टर्म वैल्यू पे नहीं है, तो हमने इसे देखना है कि अगर हम वो डिसीजन लें तो हमारी कास्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और कौन कौन सी कास्ट इंक्रीज या डिक्रीज होगी। वो जो कास्ट इंक्रीज डिक्रीज होती, दैट इज अ रेलेवेंट कास्ट। और कुछ ऐसा भी है कि देखो, कुछ फॉर एग्जांपल अभी हम वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन देखिए फिक्स्ड कास्ट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर 50 पढ़ाए जाएं या स्टूडेंट 60 पढ़ाए जाएं, तो टीचर तो एक ही है, टीचर की कास्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो लिहाजा टीचर की जो कास्ट होगी, हाँ, अगर ऐसा हो कि जी 10 स्टूडेंट और लाने से हमें पूरे सेक्शन अलग करना पड़ जाएगा, हमें 2 सेक्शन करने पड़ जाएंगे, हमें 2 रूम चाहिए होंगे, या हमें 2 टीचर चाहिए होंगे, वो डिफरेंट बात है। लेकिन अगर ये सपोज कर दिया जाए कि हमारे पास जो स्पेस है उसमें 50 भी से ज्यादा स्टूडेंट 70 तक बैठ सकते हैं, हमारी जो कैपेसिटी है किसी भी क्लासरूम में या टीचर को पढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो 70 तक हम अज्यूम करते हैं, और आपके पास 50 है, 50 के बाद क्या होगा, 10 और आगे। अगर 10 और आगे तो याद रखिए फिक्स कास्ट आपकी नॉर्मली जो होती है वो इररिलेवेंट कास्ट है। हम इसको देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले डिफरेंशियल कास्ट। डिफरेंशियल कास्ट का आइडिया याद रखते हैं, इट क्रिएट ए डिफरेंस। जब भी कोई डिसीजन लिया जाए, उसके बाद जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं आपकी कास्टिंग के अंदर। एक फॉर एग्जांपल 50 लोग हम पढ़ा रहे थे, उसके अंदर एक कास्ट थी, और जब 60 लोग पढ़ाएंगे तो उसकी दूसरी कास्ट थी। मैं सपोज करता हूँ कि 50 लोग पढ़ाने के 5 लाख कास्ट थी, और 60 लोग पढ़ाने के 5,50,000 कास्ट है। तो यहाँ पे याद रखें डिफरेंशियल कास्ट जो है वो 50,000 है। जो आपने डिसीजन लिए उसकी बेस पे जो कास्ट में इंपैक्ट आए प्लस पॉजिटिव ही आएगा, नॉर्मली उसको हम डिफरेंशियल कास्ट बोलते हैं। इसी तरह से, और डिफरेंशियल कास्ट इज अ रेलेवेंट कास्ट। ये दो ग्रुप्स आपको बताए गए। इस ग्रुप को मैं ग्रीन करता हूँ, और इस ग्रुप को मैं रेड करता हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, अपनी जो ग्रीन, क्योंकि हमें सारे रेलेवेंट कास्ट को देखना पड़ेगा। डिफरेंशियल कास्ट, दूसरे अपॉर्चुनिटी कास्ट हमने देख लिया। कुछ अल्टरनेटिव्स के अंदर हमें कुछ वहां पे मौजूद होती है अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसको देखेंगे। कंट्रोलेबल कास्ट, ऐसी कास्ट जिसको कंट्रोल किया जाए। अवॉइडेबल कास्ट, जिसको अवॉइड किया जाए, नाम से जाहिर है। और नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल कास्ट। आपको पता है ना वेरिएबल कास्ट, जैसे हर यूनिट आप इंक्रीज करेंगे या प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कास्ट भी इंक्रीज होगा, और इसी तरह से इंक्रीमेंटल कास्ट। अब इनके साथ साथ इनको देखें। नंबर वन इज द sunk कास्ट। sunk कास्ट इज अ पास्ट कास्ट which is not recoverable cost. For example, research and development. For example, marketing. For example, license purchase. आपने लाइसेंस परचेज कर दिया है अगले 10 साल के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया जाए, कोई आपको उससे 100 प्रोडक्ट बनाए या 2,240 प्रोडक्ट बनाए, वो तो कास्ट ऑलरेडी इनकर होगी, उसमें कोई कमी बेशी नहीं है। दैट इज संक कास्ट। संक कास्ट को नॉर्मली पास्ट कास्ट कंसिडर किया जाता है, और इसका कोई भी फ्यूचर आने वाली जो फ्यूचर कैश फ्लो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। नंबर सेकंड इज अ कमिटेड कास्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया, हमने कमिट कर दिया था 6 महीने पहले कि जिस साल 2 साल के बाद हमने कोई पेमेंट करनी है, उसके दरमियान अगर कोई डिसीजन लिया या डिसीजन ना लिया, उसका कमिटमेंट कास्ट पे या कमिटेड कास्ट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। लिहाजा अगर उस पर इंपैक्ट नहीं है तो दैट इज इररिलेवेंट कास्ट ना, फिर इसको देखने की क्या जरूरत है। अब सम कास्ट, जो फॉर एग्जांपल एक डिसीजन मेरे पास अचानक आ गए, मैंने कोई प्रोडक्ट में कुछ सेल आउट करने, कोई 50-100 प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, तो मैं वो ऑलरेडी सम कास्ट है, उस सम कास्ट को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं क्यों सम कास्ट को कंसिडर नहीं करूंगा? उसका रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन आता या डिसीजन ना आता, तो कमिटेड कास्ट भी हमने अदा करनी है, सम कास्ट ऑलरेडी अदा कर दी है हमने, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। इसी तरह से अनकंट्रोलेबल कास्ट, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, डिसीजन हो ना हो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल अनकंट्रोलेबल कास्ट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन और इस तरह की चीजें हैं जो हमारे इख्तियार के बाहर है। इस तरह अनअवॉइडेबल कास्ट और अनकंट्रोलेबल कास्ट ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि बिल्कुल सेम है। फिक्स्ड कास्ट, देखो फिक्स्ड कास्ट हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी तरह से। अगर फिक्स्ड कास्ट चेंज नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल हमारा रेंट है, हमारा रेंट ऑफ द फैक्ट्री है, वो तो हमने देने ही देने 50,000 पर मंथ। अब उसके अंदर आप
अपनी फैक्ट्री के अंदर 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करें या 500,000 यूनिट प्रोड्यूस करें, उसका रेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसलिए कि रेंट इज द फिक्स कास्ट। अगर रेंट फिक्स्ड कास्ट है तो डेफिनेटली फिर देखिए वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल कास्ट आपका रेलेवेंट कास्ट है, इसलिए रेलेवेंट कास्ट है कि वेरिएबल कास्ट का इंपैक्ट आएगा जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होंगे। अच्छा, वेरिएबल कास्ट के अंदर मैं प्योर प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं अगर, तो वेरिएबल कास्ट के अंदर कौन कौन सी कास्ट होती है? मटेरियल होता है जी, वेरिएबल कास्ट के अंदर लेबर होता है या एफओएच का एक पोर्शन इसके अंदर होता है। तो लिहाजा अगर यूनिट 100 प्रोड्यूस किए जाएंगे तो वेरिएबल कास्ट आप, हाँ इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट आपका फिक्स्ड होता है। मीन जैसे जैसे आप यूनिट इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो वेरिएबल कास्ट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कास्ट इज द रेलेवेंट कास्ट। जब भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, स्पेशली टेक्निकल डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो हम वेरिएबल कास्ट को कंसिडर करेंगे, और हमें पता है कि फिक्स कास्ट इज इररेलेवेंट कास्ट, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से नॉन इंक्रीमेंटल कास्ट जो है वो हमारा इररेलेवेंट कास्ट है। इसको एक दफा फिर देखते हैं, अब इनको मिला मिला के देखते हैं। देयर आर टू कास्ट, नंबर वन इज द रेलेवेंट कास्ट, अदर वन इज द इररेलेवेंट कास्ट। जब भी कोई डिसीजन देखेंगे तो हम उसकी कास्टिंग अलग अलग करेंगे, उसकी कास्ट, उसकी इंक्रीमेंटल कास्ट या इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज, या समटाइम इसको बोला जाता है मार्जिनल कास्ट या मार्जिनल रेवेन्यूज, उसको हम अलग अलग करेंगे, फिर डिसीजन करेंगे। तो हमें पता चलेगा अगर हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कास्ट से ज्यादा हो, हमारा इंक्रीमेंटल इनफ्लो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो से ज्यादा हो, तो डेफिनेटली हम उसको 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 उस डिसीजन को ऑप्ट करेंगे, वाइस वर्सा में नहीं करेंगे। नंबर वन, रेलेवेंट कास्ट में डिफरेंशियल कास्ट है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा डिसीजन का, और संक कास्ट है जो ऑलरेडी कास्ट पास में हमने कर दी है, जिसका कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी होगी है, हमने मार्केटिंग पे एक्सपेंस कर दिए, कोई लाइसेंस वगैरह परचेज कर दिए। अपॉर्चुनिटी कास्ट, यस अपॉर्चुनिटी कास्ट इज अ रेलेवेंट कास्ट, लेकिन कमिटेड कास्ट जो ऑलरेडी हमने पास्ट में कोई कमिटमेंट की थी और फ्यूचर में हमने इसको ऑनर करना है हर सूरत में, तो लिहाजा दिस इज नॉट अ कमिटेड कास्ट, इज अ इररेलेवेंट कास्ट। इसी तरह कंट्रोलेबल कास्ट इज अ रेलेवेंट, अनकंट्रोलेबल कास्ट इज अ इररेलेवेंट, अवॉइडेबल कास्ट जिससे बचा जा सके, जिसको रिड्यूस किया जा सके, दैट इज अ रेलेवेंट कास्ट। और अनअवॉइडेबल कास्ट जो मजबूरन हमें हर सूरत में बियर करनी है, दैट इज इररेलेवेंट। वो तो हो या ना हो, डिसीजन इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। इस तरह वेरिएबल, इंक्रीमेंटल और फिक्स। और अब इन कास्टों की बेस पे हमने कुछ डिसीजन लेने होते हैं। अब जरा मेरे साथ आएंगे, दिस इज वेरी सिंपल, और मुझे ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर। अब सबसे पहला जो हमारे पास एक टैक्टिकल डिसीजन होता है, वो होता है दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ स्पेशल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर ये नॉर्मल नहीं होता, ये मतलब एक समटाइम कोई हमें एक अचानक ऑफर आ जाती है जिसके अंदर स्पेशल ऑर्डर के अंदर हमेशा ऐसे ही होता है कि आपको जो ऑफर प्राइस होती है वो आपकी नॉर्मल प्राइस जो आप ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट का ले रहे हैं उससे कम होती है, लेकिन क्वांटिटी समटाइम ज्यादा होती है बल्क में, या कुछ और चीजें होती है जिस जिन 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 इंडिकेटर्स को हम देख के ये फैसला करते हैं कि ये जो स्पेशल ऑर्डर है इसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। एक चीज कंफर्म है इसके अंदर कि आपको हमेशा आपकी जो लिस्टेड प्राइस है उससे कम प्राइस दी जाएगी, लेकिन हमने सिर्फ हमने ये देखना है कि वो जो हम स्पेशल ऑर्डर बनाने या उनको देने जा रहे हैं उसकी बेस पे जो इंक्रीमेंटल कास्ट है वो कहाँ पे जा रही है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहाँ पे जा रहा है ओवरऑल, या उस पर फिर हम बल्कि सारे डिसीजन के अंदर हम ऐसे ही करते हैं, हम रेलेवेंट कास्ट और रेलेवेंट रेवेन्यूज को अलग करते हैं। अगर रेलेवेंट रेवेन्यू ज्यादा हमें नजर आ रहा होता है और उस पर रेलेवेंट की बात मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीजों अगर उसमें से ये चीजें आपको भी गिवन हो जिसमें सम कास्ट हो, कमिटेड कास्ट हो, अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल, फिक्स या नॉन इंक्रीमेंटल कास्ट हो, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इसके इग्नोर करेंगे कि भाई यार डिसीजन हो या ना हो, इस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं, ये तो मजबूरन है, ये तो हमने हर हालत में इनको पे करना है, लिहाजा इनको छोड़ के रेलेवेंट कास्ट को हटा के रेलेवेंट कास्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू की बेस पे हमने ये फैसला करना है। चलन करते हैं फैसला। A special order or one-time order from the non-regular customer, usually at a price ये important below the normal price। हाँ ये स्पेशल ऑर्डर
अगर स्पेशल ऑर्डर, क्यों स्पेशल ऑर्डर है कि वो प्राइस उसमें कम ऑफर की गई। अगर आपकी जो नॉर्मल प्राइस है उसी से कुछ ऑफर की जाए तो फिर इतनी उसको स्पेशल ऑर्डर नहीं बोला जाता। समटाइम डिस्काउंट के केस भी इसके अंदर आता है। एंड ऑर्डर स्पेशल प्राइस शुड बी एक्सेप्टेड व्हेन, ये आ गया इसका क्राइटेरिया, व्हेन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ये तकरीबन हर डिसीजन का ये क्राइटेरिया है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डर एक्सीड द इंक्रीमेंटल कास्ट, मीन आपका इंक्रीमेंटल इनफ्लो ज्यादा है और आपका इंक्रीमेंटल आउटफ्लो कम है। इंक्रीमेंटल की बात तो समझ गए ना कि डिसीजन लेने के बाद, जो डिसीजन लिया उसके बाद नॉर्मल एक आपकी सेल चल रही है, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा स्पेशल ऑर्डर ले रहे हैं उसके बाद जो सेल में डिफरेंस आएगा, दैट इज द इंक्रीमेंटल, जो इंक्रीज हुए है उसके अंदर। मिनिमम एक्सेप्टेड प्राइस फॉर द स्पेशल ऑर्डर इज इक्वल टू, इसको जरा देखें, टोटल रेलेवेंट कास्ट ऑफ द ऑर्डर पर यूनिट हम देखें। अगेन रेलेवेंट कास्ट कोई देखेंगे, अच्छा उसके अंदर जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी रेलेवेंट कास्ट हैं, ठीक है, प्लस अपॉर्चुनिटी कास्ट, और हमें पता है अपॉर्चुनिटी कास्ट इज आल्सो रेलेवेंट कास्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट इन ऑर्डर, अगर हमें पर यूनिट को कैलकुलेट करना है। चलें इसको देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन नंबर 19.1। इनको जरा, ये तीन तीन लाइनों का, ये दो लाइनों का क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको बड़े गौर से देखना है इसके अंदर क्या कह रहा है। इसके अंदर ये कह रहा है कि अज्यूम दैट द मंथली कैपेसिटी इज 16,000 यूनिट। हमारे बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो हम 16,000 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ मंथ। ओके, आगे क्या है, करंट सेल इन द प्रोडक्शन आर 10,000 यूनिट। हमारी प्रोडक्शन 10,000, मीन वी हैव अ एम्पल प्रोडक्शन, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, इसी इन्हीं फिक्स्ड कास्ट के अंदर रह के हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर क्या करना है, the current total manufacturing cost is at 20, ओके, 20 पर यूनिट, हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है 20 पर यूनिट, और हमारे पास ये तो हमारे पास कैपेसिटी है 16,000 की टोटल, और इसका मतलब 6,000 इसके अंदर हमारे पास गुंजाइश है कि विद इन दैट लिमिट कोई भी हमारा फिक्स कास्ट स्टेप कास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम 16,000 तक ही हमने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कोई उसमें कोई फिक्स कास्ट नहीं लेनी है, लिहाजा हमारे पास 6,000 यूनिट की कैपेसिटी है, उसको हम कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, द करंट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज 20 पर यूनिट, हमें चीजों को बनाने के लिए जो प्राइस इनकर हो रही है वो है 20, जान जी, इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड कास्ट जिसके अंदर 7.50 हमारी फिक्स्ड कास्ट भी मौजूद है। फिर क्या हो गया, द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 30, ठीक हो गया, 30 पे हम सेल आउट कर रहे हैं जी। फिर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिसीव अस एक्सपोर्टर एन ऑफर, 5,000 यूनिट को उसने ऑफर किया हमें, यस 5,000 अगर बनाएंगे 10,000 से 15,000 हो जाएगा, मीन अभी भी हम विद इन कैपेसिटी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, अब वो हमें जो प्राइस दे रहा है जरा गौर से देखें तो हमारी कास्ट से भी कम है। हमारी कास्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट की बात की जा रही है, वो 20 है, और उसमें हम 10 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और उसको फिर सेल आउट करते हैं द रुपीज 30। लेकिन आपको एक बंदा ऑफर कर रहा है कि जी आप इसके 18 रुपीज ले लें। अगर आपका डिसीजन नहीं है, आपको रेलेवेंट का या इस तरह की चीजों का आइडिया नहीं है, तो बिल्कुल पहली दफा आप उसका ऑर्डर देख के उसको 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 कैंसिल कर देंगे कि ये कैसे हो सकता है। इसलिए कि आपकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी ऑलरेडी कास्टिंग है जिसके अंदर मटेरियल वगैरह चीजें शामिल है वो 20 है। वो अक्सर हम जब किसी भी शॉप पे चीजें परचेज करते हैं तो वो नहीं कहते थे कि अपनी खरीद भी नहीं है, तो आप उससे कहेंगे नहीं भाई 18 रुपीज तो अपनी खरीद भी नहीं है, जाओ अपना कोई और काम करो। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने कुछ चीजों को कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है, नंबर वन, स्पेशल ऑफर पर यूनिट आपको क्या दिया जा रहा है जी, 18, ओके, आप इसको 18 में मेंशन करें, 18.00। और फिर क्या है, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 20। लेकिन जरा और से देखें, यहाँ पे एक चीज बात की जा रहा है, 20 रुपीज 20 यूनिट इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड कास्ट। ये देखें, इसका मतलब ये है कि आपकी कास्ट के अंदर एक फिक्स्ड कास्ट भी है।
अब फिक्स्ड कास्ट कैसी है? हाँ, यस, आपने उसको इसको फिक्स्ड कास्ट पर यूनिट चार्ज किए हुए है, लेकिन हमें पता है कि फिक्स्ड कास्ट इज़ अ इर्रेलेवेंट कास्ट। अगर आप डिसीजन लें या ना लें, तो इस इन इर्रेलेवेंट कास्ट को आपने अलग करना है। आपने जब भी टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग लेना है, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें संक कास्ट, कमिटेड और जितनी भी जिसको हमने इर्रेलेवेंट कास्ट की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया है, इसको माइनस करेंगे, तब जाके आप डिसीजन ले सकेंगे। चलें माइनस करते हैं 7.50 7.50 ये कितना बच गया आपके पास? 12 12.50 और अगर 18 में से 12.50 को माइनस करें तो आपके पास 5.50 है। दिस मीन अगर आप गौर से देखें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम द अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको 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 जो रेवेन्यू मिल रहा है वो 18,000 है और आपकी रेलेवेंट कास्ट, हाँ यस, हम मानते हैं कि इसकी कास्ट तो 20,000 है जब कास्ट की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर अगर रेलेवेंट कास्ट की बात की जाए तो नहीं, रेलेवेंट कास्ट के अंदर किसी तरह से फिक्स्ड कास्ट शामिल नहीं होती, लिहाजा हमारी जो ओवरऑल कास्ट थी 20, उसमें से हमने 7.50 को माइनस किया और माइनस करने का भी रीजन ये था कि बिकॉज फिक्स्ड कास्ट इज नॉट अ रेलेवेंट कास्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, लिहाजा माइनस किया है। अब देख लें, लिहाजा एक्सेप्ट डिसीजन ये है कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 19.2 ABC लिमिटेड ऑपरेट्स एट 100% नॉर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब है कि इस ABC बिजनेस के पास कोई एम्पल कैपेसिटी नहीं है, उसके पास एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा अगर वो कैपेसिटी को एक्वायर करेगा तो डेफिनेटली उसके फिक्स कास्ट भी इंक्रीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। जिसको नॉर्मली हम स्टेप कास्ट बोलते हैं। आप जरा थोड़ा स्टेप कास्ट को देखें। स्टेप कास्ट इज अ वेरी स्टेप कास्ट इज अ, मैं इसको कह सकता हूँ एक्सटेंशन ऑफ अ फिक्स्ड कास्ट। जब फिक्स्ड कास्ट एक दफा ही ऊपर होती है, अच्छा, एट दिस वॉल्यूम इट प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स, ठीक है जी। उसको उसकी फुल कैपेसिटी पे 50,000 का उसके पास ओवरऑल, ठीक है। फिर क्या करना है, उसकी इनकम स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं। जो सेल्स उसने की है 50,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 ईच, डन हो गया जी। 5 लाख की सेल की उसने, 50,000 की चीजें बनाई है, सारी बेच दी हैं, जबरदस्त। अब प्राइम कास्ट, अब प्राइम कास्ट आपको याद है हम डायरेक्ट चीजों को प्राइम कास्ट बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हम प्राइम कास्ट बोलते हैं। इसका मतलब है उसमें जितनी भी डायरेक्ट चीजें थी वो 5 पर यूनिट बनती हैं हमारे पास। मीन 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 250 बन गई जी। ये भी कास्ट है हमारी, डन हो गया जी। 5 लाख से प्राइम कास्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 250,000 माइनस करेंगे तो अब हमारे पास 250,000 रिमेनिंग है। फिर उसके बाद और क्या है जी, हाँ उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ कि याद रखें जो आपका एफ ओ एच होता है, हाँ मटेरियल कंप्लीट, कंप्लीट मटेरियल, उसके उसको वेरिएबल कास्ट कंसिडर किया जाता है, कुछ पार्ट उसके एफओएच के अंदर जाता है, लेकिन मटेरियल आपका वेरिएबल कास्ट है, लेबर आपका वेरिएबल कास्ट है। लेकिन याद रखिएगा जो एफओएच होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, वो ना तो 100% वेरिएबल होता है ना 100% फिक्स होता है। इस पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन अपने माइंड में याद रखना है कि जो एफओएच की क्लास है उसका कुछ पोर्शन आपकी वेरिएबल कास्ट होता है और कुछ पोर्शन उसका फिक्स कास्ट होता है। अब देखो ये कह रहा है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 1 पर यूनिट है, तो 50,000 हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को सेल आउट करना है, 1 है तो इसका मतलब 50,000 आ गया। 250,000 में से 50,000 को माइनस किया, आपके पास रिमेनिंग बच गया 200,000। उसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे पास है और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को आप एब्सोल्यूट वैल्यू में ही आपको दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू 100,000 है, तो लिहाजा हमारे पास फैक्ट्री का प्रॉफिट है 100,000। अच्छा, ये तो हमारी कोई इनकम स्टेटमेंट थी, हमने देख लिया, हमने अपने बिजनेस की कंडीशन को अंदाजा कर लिया। अब क्या कह रहा है कि द मार्केटिंग डायरेक्टर रिपोर्ट दैट एन ओवरसीज कस्टमर हैज ऑफर्ड टू पे 7.50 पर यूनिट। माइंड में याद रखना है कि हमारी जो नॉर्मल प्राइस है वो 10 ईच है, लेकिन हमें एक ऑफर आया है से ओवरसीज, और हाँ हम हैं भी बड़े बाउंड हैं। ऊपर वाले केस के अंदर तो हमारे पास एम्पल कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद थी जो 6,000 की थी, लेकिन इसके अंदर हम बिल्कुल पैक हैं,
हमारे पास एक्स्ट्रा सिंगल यूनिट प्रोड्यूस करने की भी कैपेसिटी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हमें बहुत बड़ी स्टेप कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। यहाँ पे कह रहा है कि जी 570 7.50 पर यूनिट फॉर एन एडिशनल 20,000 यूनिट्स। अच्छा जी, हमने 20,000 उसको बना के देना है। ये तो हमारी सेल ऑलरेडी चल रही है, इससे अलग है। टू प्रोड्यूस एडिशनल ऑर्डर फिक्स कास्ट वुड इंक्रीज। देख लें यहाँ पे फिक्स कास्ट इसलिए इंक्रीज हो रही है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी हम फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। हमारी नॉर्मल कैपेसिटी 100% हम उसको एक्वायर कर चुके हैं। उस वुड यू एडवाइस द कंपनी टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये ऑलरेडी हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा सेल्स हमारे पास हो रही थी 500,000 की। 500,000 की जो प्रेजेंट बिजनेस है उसको हमने लिखा। फिर हम इसका डिफरेंस क्रिएट करेंगे और फिर विद एडिशन बिजनेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें चीजें अलग अलग होके सारी चीजें नजर आ जाएंगी। सबसे पहले मैं अपना उस बिजनेस को देखा तो हमारे पास जो सेल्स था वो हमारे पास 500,000 का सेल है। और इसके साथ साथ प्राइम कास्ट जिसमें से आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, वो आपके पास 250,000 है, माइनस हो गया वेरिएबल प्रोडक्शन। और ओवरऑल ये स्कीम हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो प्रॉफिट हमारे पास 100,000 है। अब क्वेश्चन ये है कि हम देखते हैं कि डिफरेंस इंक्रीमेंटल जो चीजें हमारे पास आ रही हैं उनको हम यहाँ पे नोट करते हैं। अब क्या बंदे ने हमें ये कहा है कि जी आप एडिशनल 20,000 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो और उसकी आपको प्राइस 7.50 दी जा रही है। इससे पहले तो हम 500,000 कमा रहे हैं। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं कि जी 20,000 ये जो हमें ऑफर की जा रही है 20,000 प्लस 7 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 7.50 इसका मतलब है हमारे सेल में जो इंक्रीज हो रहा है वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 150,000 का। इसका मतलब है ये है कि वो हमें 1.5 लाख का रेवेन्यू दे रहे हैं इससे। ओके चलें, ये तो मिल रहा है। और जब हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस जो था 6 लाख का था या 5 लाख का, उसमें अगर हम 150,000 और इंक्रीज करेंगे तो ये 650,000 बन जाएगा। डन हो गया जी। ये मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ। इस डिसीजन ये जो डिसीजन ले रहे हैं इसकी बेस पे हमारा क्या इम्पैक्ट आ रहा है और फिर ओवरऑल बिजनेस को हम इन दोनों को सम करके इसको भी दोनों एंगल से हम देखते हैं। फिर देखेंगे कि इस डिसीजन को लेना चाहिए या डिसीजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं जी प्राइम कास्ट ऑलरेडी आपके पास है और आपकी यहाँ पे भी प्राइम कास्ट एंकर की जाएगी। प्राइम कास्ट हमारे पास कितना हो रहा है 5 पर यूनिट है ना। अब प्राइम कास्ट तो सबके लिए होगी तो हम ऐसे करते हैं कि इसको कितने यूनिट हम सेल आउट कर रहे हैं। जो हम यूनिट सेल आउट कर रहे हैं वो 20,000 का हमारे पास ऑर्डर है और एक पे जो प्राइम कास्ट इनकर हो रही है 5 हो रही है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो ये 100,000 बन जाएगा। 250 पहले इनकर कर रहे हैं और 100,000 इसके बाद इनकर करेंगे तो 350 बन जाएगा। कास्ट इसको माइनस करते हैं, माइनस फिगर यूज करते हैं। 250 और 100,000 350 बन गया जी। पहले हमारे पास प्राइम कास्ट थी 250,000, अब उसमें 100,000 प्लस हो गया। अब विद एडिशन बिजनेस हम देख रहे हैं टोटल वैल्यू इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद ये भी देखें कि फिर और क्या होगा जी, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ये भी इंक्रीज करेगा। इसका रेट क्या था 1 था, 20,000 नंबर ऑफ यूनिट हम सेल आउट कर रहे हैं लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 20। ये 20 कैसे आया है, ये 20 ऐसे आया है कि देखो हमारे पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 50,000 के लिए 50,000 था। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इसका 1 पर यूनिट है। लिहाजा जब हम 20,000 मजीद सेल करेंगे तो उस पर भी 20,000 होगा और तो 50,000 पहले का एक्सपेंस है और 20,000 और जब इसकी में होगा तो ये 70,000 बन जाएगा। और उसके बाद आखिर चीज है जी आपके पास प्रोडक्शन। अब देखें, हाँ अब आपके पास आपके माइंड में एक चीज जरूर आनी चाहिए कि सर आपने अभी इससे पहले 2 मिनट पहले ये कहा था कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इज अ इररेलेवेंट कास्ट। अगर इररेलेवेंट कास्ट है तो फिर आप इसके लिए क्यों इंक्लूड करते हैं। ठीक है इसके लिए तो ठीक है प्रेजेंट बिजनेस के लिए तो है, लेकिन जो नया बिजनेस है उसके लिए तो ये इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर ये है कि आप ठीक कह रहे हैं
लेकिन जरा यहाँ पे समझे, मैं यहाँ पे कोई फिक्स कास्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा। ये जो फिक्स कास्ट है, ये 100,000 वाली जो फिक्स कास्ट है, मैं यहाँ पे इसको इसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहा। हमने देखना ये डिसीजन हमारा यहाँ पे हो रहा है। मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि ये कह रहा है कि टू प्रोड्यूस द एडिशनल ऑर्डर फिक्स कास्ट वुड बी इंक्रीज बाय 25,000। अगर आपने ये देखो, अब आपका ये फिक्स कास्ट इस केस के अंदर रेलेवेंट कास्ट कैसे बन गया? इसलिए रेलेवेंट कास्ट बन गया कि अगर आप ये डिसीजन न लें तो आपको 25,000 का एंकर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब जब आपने ये डिसीजन लेना है तो 25,000 आपने अगर एंकर करना है तो दिस इज अ रेलेवेंट कास्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25,000। पहले हम फिक्स कास्ट पे लाख रुपया खर्चा कर रहे थे, अब 25,000 मजीद हो गया तो 125,000 हो गया। अब इसके बाद इनको इसको देखिए क्या कंडीशन शो कर रहा है। मैं पहले बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं डिफरेंस को क्रिएट करता हूँ। इस डिसीजन के बेस पे 1.5 लाख रुपए हमें मिलेगा। उस 1.5 लाख के लिए हमें जो प्राइम कास्ट इनकर करना पड़ेगी वो 1 लाख होगी, और फिर उसके बाद हमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड को भी इनकर करना पड़ेगा, वो 20,000 है। मैं उसको माइनस करता हूँ, और इसी डिसीजन के लिए हमें अपनी फिक्स कास्ट को भी इजाफा करना पड़ेगा। अगर ये डिसीजन हम न लें तो फिक्स कास्ट पे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो हम क्योंकि फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं तो फिक्स कास्ट में इशू नहीं। लेकिन ये डिसीजन लेने से हमारा अगर कास्ट चेंज हो जाती है, रेलेवेंट कास्ट की डेफिनेशन क्या है? रेलेवेंट कास्ट की सिंपल सी डेफिनेशन है ना, अगर डिसीजन लेने से आपकी कास्टिंग में डिफरेंस आता है, दैट इज द रेलेवेंट कास्ट। और अगर डिसीजन लेने से आपकी कास्ट में डिफरेंस नहीं आता, वो उसी तरह से चलती है, तो वो रेलेवेंट कास्ट है। डिसीजन हो या ना हो, अगर किसी उस पर इम्पैक्ट नहीं है तो लिहाजा वो हमारी रेलेवेंट कास्ट नहीं है। लिहाजा माइनस करेंगे 25,000 भी इससे। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर शो हो रहा है 5,000, यहाँ पे हो रहा है पॉजिटिव 5,000। और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्या कंडीशन है? 650,000 माइनस 350,000 माइनस 70,000 माइनस 125,000। इससे यस, ये 100 था तो ये 105 हो जाएगा। जबरदस्त है, ठीक है। यहाँ पे 5,000 इंक्रीज आया, तो पहले हमारे पास 100,000 था। प्रेजेंट बिजनेस का प्रॉफिट अब 105,000 है। इसको भी अगर आप देखें, इसमें आपकी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो 1.5 लाख है, और ये इसमें इंक्रीमेंटल जो कास्ट है हमारे पास आ रही है 145,000 है। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट दिस ऑफर। थोड़ा सा आगे चलेंगे। इसमें तो हमें अंदाजा हो गया, हमने रेलेवेंट कास्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू को हमने एक तरफ किया तो हमें अंदाजा हो गया। अब हम आगे चलते हैं। कोड डिसीजन होता है हमारे पास बड़ा सिंपल सा डिसीजन होता है, मेक और बाय अ कंपोनेंट। समटाइम हम अपने जो भी हमारा प्रोडक्ट लाइन है, ये जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें कोई एक कंपोनेंट होता है जो हम खुद भी बना सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी भी होती है और हमारे पास स्किल्स भी होती है, लेकिन समटाइम उसको हम आउटसोर्स करते हैं। हमें अंदाजा होता है या हम एनालाइज करते हैं कि वो कंपोनेंट बनाने से हमारे इंक्रीमेंटल कास्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का भी यहाँ पे भी सेम केस है। रेलेवेंट कास्ट रेलेवेंट रेवेन्यूज को हम देखते हैं, और अगर उसमें है तो उसको फिर उसी तरह से देखा जाता है। समटाइम उसको आउटसोर्स किया जाता है, खुद नहीं बनाया जाता। बनाने की स्किल्स के बावजूद उसको थर्ड पार्टी से परचेज किया जाता है, आउटसोर्स किया जाता है, और समटाइम बनाया जाता है। उसके लिए डिसीजन ये होते हैं। In a make or buy decision, management must determine the cost which are different under the two alternatives। कि जी जब आप एक चीज बाय करेंगे उसका पर यूनिट आपको कितने में पड़ता है, और अगर उसी को आप खुद बनाएंगे तो उसका पर यूनिट आपको कितने में पड़ता है। सिंपल है, दोनों को कंपैरिजन कर दें। अगर आपको खुद बनाने पे एक्सपेंसिव है, ज्यादा खर्चा ज्यादा लागत है, तो उसको फिर आउटसोर्स करें। इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ यस, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू यूज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखो ये भी हो सकता है ना कि जब हम खुद चीज बनाएंगे
तो हम क्या करेंगे, हम अपने बिजनेस, अपने अपने रिसोर्स जो है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं या हमारे मशीन रिसोर्स हैं, डेफिनेटली उसको डिप्लॉय करेंगे वो नई चीज बनाने के लिए। तो जब वो नई चीज उस कंपोनेंट को बनाने के लिए डिप्लॉय करेंगे, तो उस अगर वो कंपोनेंट ना बनाए तो उसको किसी और दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी तो हम यूज कर सकते हैं। लिहाजा अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी हम देखेंगे कि जी जब इस तरह का कोई डिसीजन हम ले रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है कि जी हम ऐसा करें कि बाहर से ले आए, और हम जो हमारे पास उसको बनाने के लिए जो टाइम या एनर्जी है वो हम किसी दूसरे प्रोडक्ट में या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में यूज करें, तो हमारे लिए बेस्ट है। अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी कंसिडर किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। For this reason, we usually list the relevant cost of making the product. Simple हम बनाने के लिए, और we have three types of direct material, direct labor और variable overhead। ये देखें, ये तीनों relevant है इसके अंदर। देखो, और any additional to fixed asset, देखो यहाँ पे मैंने fixed variable की बात नहीं की है। fixed variable, fixed जो है, जो already fixed हैं, उसको वो तो हमारे irrelevant है। लेकिन अगर डिसीजन लेने से कोई एडिशनल फिक्स एसेट आपके पे इनकर हो रहे हैं, अगर ये डिसीजन न लें तो वो नहीं इनकर होते, अगर डिसीजन लें तो वो इनकर होते हैं, उनको वो हमारी रेलेवेंट कास्ट है, उसको इंक्लूड करेंगे। एंड देन वी लिस्ट द रेलेवेंट कास्ट ऑफ बाइंग आउटसाइड, वो परचेज प्राइस जो भी है आपके पास होगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं इसका क्राइटेरिया। Criteria का business should make the part as long as the relevant cost of making part is the less than the cost of buying। Simple है, अगर आपको बनाने की कास्ट कम पड़ रही है तो उसको बाहर से खरीद लें। अगर बनाने की कास्ट ज्यादा है तो फिर अगर बनाने की कास्ट कम है, सॉरी, तो उसको खुद बनाएं, और अगर बनाने की कास्ट ज्यादा है तो फिर बाहर से परचेज करें। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ फैक्ट्री हैज अनयूज्ड कैपेसिटी। हाँ, उसके पास कुछ टाइम है, वो दूसरा प्रोडक्ट बना सकती है। एंड कंसिडर द प्रोडक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? द कास्ट ऑफ द मेकिंग अ प्रोडक्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, इस पे खर्चा होता है जी 80 रुपीज का। डायरेक्ट लेबर रेलेवेंट है, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है। एंड अ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज अ 68। द कास्ट ऑफ परचेज में कितने 240 यूनिट्स हैं। अब जरा और से जरा इसमें देखें। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझ आ रही है? इसके अंदर ये समझ आ रही है कि अनयूज्ड कैपेसिटी आपके पास है। अगर अनयूज्ड कैपेसिटी आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई एडिशनल फिक्स्ड कास्ट स्पेंड नहीं होगी। जो एग्जिस्टिंग है, आपके पास टाइम भी मौजूद है, आपके पास एम्प्लॉय है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपके पास स्किल्ड वर्कर मौजूद हैं जो अनयूज्ड हैं, जो जिनके पास टाइम है वो बना सकते हैं। लिहाजा कोई एक्स्ट्रा फिक्स कास्ट इनकर नहीं होगी। और फिक्स कास्ट, अगर अगर कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल फिक्स कास्ट इनकर नहीं है तो ये फिक्स कास्ट ओवरहेड जो है ये आपका इररिलेवेंट है। चलें, इसको बना इसको करते हैं। कास्ट ऑफ परचेज कितनी है आपके पास इस केस के अंदर? आप अब जब उसको परचेज करेंगे तो 240 पर यूनिट है। द कास्ट ऑफ परचेज फॉर द प्रोडक्ट इज 240। अगर 240 है तो हमने 240 लिखा। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन, अच्छा, मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो इसको, इसकी डायरेक्ट मटेरियल कितना आपके पास, ये दे दिया जा रहा है 80, डायरेक्ट लेबर 75, और मैंने आपको बताया कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ देखो, ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, लेकिन यहाँ पे ये इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है? कि ये एडिशनल नहीं है। ये अगर आप इस प्रोडक्ट को खुद बनाएं या प्रोडक्ट को बाहर से परचेज करें, ये आपने 68 देना है आपने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। लिहाजा अगर आपने ये हर सूरत में अदा करना है तो दिस इज नॉट योर रेलेवेंट कास्ट, दिस इज इररेलेवेंट कास्ट। हाँ, अगर यहाँ पे कि एडिशनल फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, कि जिस डिसीजन लेने से हमें कुछ फैक्ट्री ओवरहेड में भी एडिशन करनी पड़ गई है यहाँ पे या उस पे हमारा कोई एक्सपेंस हुआ है, तो फिर वो दैट इज अ डिफरेंट केस, फिर उसको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कास्ट इज नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल 75 80, डायरेक्ट लेबर 75, और थर्ड कास्ट इज 52 कास्ट विच इज अ FOH, वेरिएबल FOH या वेरिएबल OH ओवरहेड्स। अब इन सबको प्लस करें, कितना बन जाएगा जी? 80 प्लस 75 प्लस 52, इससे आपके पास बन गया 207।
ऊपर वाला इससे इसको जरा माइनस करके देख लेते हैं, बिकॉज ये जो ऊपर वाला तो कास्ट ऑफ परचेज है, जो हमें आउटसोर्स करने में वही कंपोनेंट 240 का पड़ रहा है, और देखो खुद बनाने से हमें ये कंपोनेंट जो है वो 207 का पड़ रहा है। अगर माइनस करें माइनस 240 से, तो ये बन गया 33। अब आपका डिसीजन क्या होना चाहिए? मेक द प्रोडक्ट। इसलिए कि इसको बनाने में, इसको मेक करने में आपकी कास्ट जो है वो खर्चा हो रहा है आपका 207, जिसमें 80 मटेरियल, 75 लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को हमने देखना है, हमने फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं देखना। 52 ये प्लस करें तो 207 आ गया, माइनस करेंगे, ये हम जब बाहर बाजार से वो कंपोनेंट लेंगे 240 का पड़ रहा है, खुद बनाने से 27 का पड़ रहा है, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को हम खुद बनाएंगे। ये नेक्स्ट एग्जांपल को जरा देखें, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कास्ट का केस भी है, और ये बड़ा अच्छा केस है, इसके अंदर गौर से देखते हैं इसको जरा। अ कंपनी मेक्स अ प्रोडक्ट पी, ठीक है जी, उसके प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट का नाम पी है। अ कंपोनेंट ऑफ क्यू used in the manufacturing of P can be purchased from the supplier at the rupees of 8। हम P प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का नाम P है, P को बनाने में एक कंपोनेंट यूज होता है जिसका नाम Q है, और वो सप्लायर से हम परचेज करते हैं 8 रुपए पे, हम 8 रुपए पर यूनिट हम परचेज करते हैं। ठीक हो गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि खुद बनाते हैं। The cost to make the component are as follows। इसमें क्या क्या चीजें हैं जी? डायरेक्ट मटेरियल 2 रुपीज है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास 3 है, और वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास 2 है। देख लें, 3 2 5 और 2 7। इसका मतलब ये अभी यहाँ से देखने में तो बड़ा फीजिबल लग रहा है कि जी अगर उसको 8 रुपए का आप ना परचेज करें, खुद बनाएं, तो उस पे जो हमारी कास्ट है वो 7 रुपीज इनकर हो रही है। लेकिन ये अगली लाइन को जरा गौर से देखें। हाउएवर इफ द फर्म इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, और हम अज्यूम करते हैं कि फर्म इज वर्किंग एट अ फुल कैपेसिटी, एंड टू मेक द कंपोनेंट क्यू इन्वॉल्व द मूविंग सम कैपेसिटी फ्रॉम द प्रोडक्ट पी। देखो हमारे, अगर हम, या हम अज्यूम करते हैं इसके अंदर, इस केस के अंदर, कि हम अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ी सी प्रोडक्शन को फॉरगो करना पड़ेगा पी की ना। फुल कैपेसिटी है, हम अपने जो भी सेल्स हमें मार्केट की डिमांड जो सेल की है वो हम मीट कर रहे हैं, लेकिन फुल कैपेसिटी पे हमारे पास कोई एम्पल कैपेसिटी नहीं है। अब क्या है, अब हम क्यों भी बनाना चाह रहे हैं। अगर क्यों बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ये करना पड़ेगा कि जो पी की प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा, उसको फोरगो करना पड़ेगा। उसको फोरगो करके उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा क्यू की तरफ, और क्यू को बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना लेंगे। क्या कह रहा है आगे? अब जब उसको उसको जरा गौर से देखें तो पी प्रोडक्ट देखें, अब आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट का आइडिया होगा कि जब आपने क्यू प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आपने सेक्रीफाइस करना है, फॉरगो करना है आपने पी प्रोडक्ट की सेल को, तो वो सेक्रीफाइस या जो वो फॉरगो करते हैं हम अपने 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 डिसीजन को लेने के लिए, क्यू प्रोडक्ट, इस केस के अंदर क्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम डिसीजन लेते हैं, उसके लिए पी प्रोडक्ट, पी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल को अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं, तो वो कंप्रोमाइज का जो पार्ट है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कास्ट है, उसको भी हम अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, सेल्स हो रही है, कह रहे हैं 16 सेल प्राइस है ओवरऑल, पी जो प्रोडक्ट है उसकी बताया जा रहा है। ये तो कंपोनेंट की बात थी, 8 का कंपोनेंट था, 7 में पड़ता था। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम वर्कआउट करते हैं। सेल प्राइसेस की 14 है, 16 है, डायरेक्ट मटेरियल पे कंज्यूम हो रहा है 6, लेबर हो रहा है 4, और वेरिएबल कास्ट है 2। 6 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। दिस मीन इसके अंदर इसका जो प्रॉफिट है, वो इसके पास प्रॉफिट जो मौजूद है वो है आपके पास 4 रुपीज का। 16 से अगर माइनस करें आपका 10 और 12, आपके पास प्रॉफिट में यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट, प्रॉफिट 4 का मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें शफलिंग करने पड़े, शिफ्टिंग करने पड़े रिसोर्सेज का, पी से उठा के क्यू के अंदर लाया जाए, तो हम फॉरगो करेंगे ये वाला प्रॉफिट। और ये वाला प्रॉफिट कैसे फॉरगो करेंगे? इसलिए कि कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, द फर्म कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। द फर्म इज वर्किंग एट ए फुल कैपेसिटी, लिहाजा
फुल कैपेसिटी पे तो डेफिनेटली उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा तो उसका मतलब है 4 रुपए का सेक्रीफाइस होगा। अब जरा ये आखिरी लाइन को अगर आप गौर से देखें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी इसमें कहानी क्या है। द प्रोडक्शन रेट फॉर द प्रोडक्शन पी इज 5। प्रोडक्शन रेट, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। मैं प्रोडक्शन रेट को यहाँ पे अगर आप उसको लेबर हार से कंसिडर कर दें कि जी उस चीज को बनाने के लिए प्रोडक्शन 5 यूनिट पर आवर और जो क्यू बनाने के लिए 10 डबल है। अब एक छोटा सा पॉइंट समझना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आपको कहानी सारी समझ आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनो, अगर पी और क्यू की प्रोडक्शन रेट सेम होता कि जी पी को बनाने में भी 4 घंटे लगते हैं, एक सपोज पहले एक एग्जांपल अपने माइंड में रखो, फिर ये बात आपको समझ आएगी। अगर पी और क्यू का टाइम इक्वल होता, शिफ्टिंग करनी है हमने ना, हमने क्यू की प्रोडक्शन को कम करना है और उसके रिसोर्सेज को वहां से उठा के हमने क्यू बनाने में इन्वॉल्व करने हैं। अगर इन दोनों की जो प्रोडक्शन रेट है वो अगर सेम होता तो फिर हम फॉरगो करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर कि जी वहां से रिसोर्सेज उठा के यहाँ पे ले आए। अगर वहां पे रिसोर्सेज होते तो हमें प्रॉफिट मिलता 4 पर यूनिट, और यहाँ पे आ गए इसका मतलब है हमने 4 पर यूनिट फॉरगो कर दिया है। लेकिन इस केस के अंदर जरा गौर से देखें, इसमें ये है कि पी और क्यू आपस में, पी का डबल है क्यू, मीन पी का 1 यूनिट बनता है और क्यू के 2 यूनिट बनते हैं। इसका मतलब क्या है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो प्रॉफिट है, वो 4 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मीन 2 हो जाएगा। और अगर वाइस वर्सा होता, अगर पी जो है वो 10 यूनिट होता पर आवर और क्यू जो है वो 5 होता, तो ये फिर आपका 4 नहीं होता, 8 हो जाता। मैं इस पे दोबारा बात करना चाहूंगा। देखो मेरी बात सुनो, मैं दोबारा से इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैलकुलेशन में दोबारा से बात करना चाहूंगा। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जब आपका आप एक काम कर रहे हैं और आप उस काम को छोड़ के दूसरे करना शुरू कर दें, तो दूसरे दूसरे काम में पहले काम से जो आपकी अर्निंग हो रही थी वो वैसे आपने फॉरगो किए, आपने सेक्रीफाइस किए, क्यों? दूसरा काम करने के लिए। अब वो जो सेक्रीफाइस आप करते हैं, जब हम डिसीजन कर लेते हैं टेक्निकल डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। ये इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे पहले आइडिया है। अब इस केस में ये था कि आप आराम से बना रहे थे पी, और आपने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसके कंपोनेंट है कि वो भी बना बना देते हैं। मार्केट में वो 8 रुपए का बिक रहा था, आपकी कास्टिंग 7 है, लेकिन इसके साथ साथ एक और कास्ट है विच इज अपॉर्चुनिटी कास्ट, उसको हम कंसिडर करते हैं। उसमें आपको बता दिए कि पी बनाने के लिए आपको बना के जब आप सेल आउट करते हैं तो 16 का वो उसकी सेल प्राइस है, लेकिन उस पर जो उसकी कास्ट है वो 12 है। ओवरऑल आपको 4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, लेकिन आगे पॉइंट एक ही छोटा सा पॉइंट है, बारीक पॉइंट है, इसको जरा समझना है। अगर अगर ऐसा होता कि प्रोडक्शन रेट पी का और क्यू का इक्वल होता कि जी जितने टाइम में पी बनता है उतने टाइम में क्यू बनता है, लिहाजा फिर तो मसला ही नहीं है, आप सेक्रीफाइस करते बिल्कुल उतना ही जितना इसने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया। लेकिन अब इस तरह नहीं है, क्योंकि हम चीजों को पर यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो ये ऐसा है कि जब पी एक, इसका मतलब ये है कि एक पी बनता है और जितने टाइम में एक पी बनता है उतने टाइम में 2 क्यू बन जाते हैं। देखें ये क्या लिखा होता है, प्रोडक्शन रेट फॉर द प्रोडक्ट पी इज 5 यूनिट पर आवर और कंपोनेंट के लिए 10, मीन पी पी जितना टाइम मीन पी अगर 2 घंटे लेता है तो क्यू क्यू के लिए 1 घंटे, क्यू डबल है उसके अंदर। तो इसलिए फिर इसको हम जो आपका, अगर आपने सेक्रीफाइस की अपॉर्चुनिटी कास्ट ओवरऑल 4 है, लेकिन चूंकि इसके अंदर डबल है तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो सिंपल इससे आपके पास अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो बन जाएगा ₹2। हम इसकी सारी कास्टिंग करते हैं दोबारा, फिर इसको देख लेते हैं। कास्ट ऑफ परचेज क्या है इसकी जी? 8। और उसके बाद आपका इसको मटेरियल, इसको बनाने के लिए मटेरियल की कितनी कास्ट है? सिंपल सिंपल ये चीजें इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी कास्ट का आइडिया। 2 डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल कास्ट है, रेलेवेंट कास्ट है, इसको भी कंसिडर करेंगे। 3 और ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड है, इसको भी कंसिडर करेंगे। 2, तो इनसे कितना बन जाएगा? 3 सॉरी
2 3 एंड 2, 2 3 एंड 2, ये बन जाएगा 7। अगर आप अपॉर्चुनिटी कास्ट को कंसिडर ना करें, अपॉर्चुनिटी कास्ट पे बात ना करें, तो यहाँ पे तो आप कहेंगे नहीं जी, आपका आप इसको आप एक्सेप्ट करेंगे कि इस चीज को बनाना चाहिए, इसलिए कि इसका आउटसोर्स महंगा है। आपको बाहर से जब ये परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो ये आपका एड पर यूनिट आपको इसका पड़ता है, तो खुद बनाएंगे तो आपको 7 पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कास्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो इसका आइडिया बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कास्ट अगेन ये 4 आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। द प्रोडक्शन रेट फॉर द प्रोडक्ट पी इज 5 यूनिट पर आवर एंड फॉर द कंपोनेंट क्यू इज 10। इसका मतलब है वो डबल उसको बनाएगा, अगर डबल बनाएगा तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर ये वाइस वर्सा होता तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होके 8 भी हो सकता था। यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कास्ट को भी कंसिडर करेंगे 2, इसको माइनस किया जाएगा। रेवेन्यूज को प्लस किया जाता है प्लस साइन के साथ, और जितनी भी कास्ट है उसको माइनस किया जाता है। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आया है वो 1 माइनस 1 का है। लिहाजा इसको हम कभी बनाएंगे नहीं, बाय करेंगे, बाय द कंपोनेंट। थोड़ा सा लेट क्लास की स्टार्ट हुई है, और अगर आप में से कोई क्योंकि क्लास आपका टाइमिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, आपने अगर कोई दूसरी क्लास लेनी है या जाना है तो आप जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन मैं ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा जितना भी टाइम इसके अंदर और लगेगा। एक दो मेरा ख्याल है 2-3 हमारे पास और हैं, वो जल्दी जल्दी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाए। नेक्स्ट में आपके पास एक और सीन होता है, कीप और ड्रॉप अ प्रोडक्ट लाइन। देखिए आपने बहुत आपने सुना भी होगा कि जी फलां बैंक की ब्रांच जो है वो फलां शहर में बंद हो गई है। अच्छा जी, फलां डिपार्टमेंट बंद हो गया है, या एक प्रोडक्ट लाइन की एक कंपनी की उसमें से फलां प्रोडक्ट जो है वो बंद हो गया, वो नहीं आ रहा है। तो ये कब डिसीजन लिया जाता है कि किसी प्रोडक्ट को मेंटेन करना। इवन 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 हाँ, ये जरूरी नहीं है, एक बात याद रखें, ये नहीं है कि एक प्रोडक्ट आपका लॉस कर रहा है तो उसको बंद कर दे, नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। इसमें रेलिवेंट चीजों को देखा जाता है, फिर डिसीजन लिया जाता है कि उसको बंद किया जाए या बंद न किया जाए। समटाइम बंद करके आपके ओवरऑल जो लॉसेस है उसमें ज्यादा लॉसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। या अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपको नजर तो लास्ट में आ रहा है, उसकी बैलेंस उसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो उसको उसके नेट लॉस शो हो रहा है, लेकिन जब आप उसकी रेलेवेंट और इररेलेवेंट कास्ट को देखेंगे तो हो सकता है कि उसको ड्रॉप करने से आपके लॉसेस में इजाफा हो जाए। लिहाजा फिर इस तरह से उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। देखते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है। व्हेन अ प्रोडक्ट और अ डिपार्टमेंट ब्रांच और अदर सेगमेंट ऑफ द बिजनेस इज जनरेटिंग लॉसेस, मैनेजमेंट may consider drop the product or segment. It is often assumed sometime in error. ये जरूरी नहीं है कि लॉसेस हैं तो उसको बंद करें, नहीं नहीं। दैट द टोटल इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वुड बी इंक्रीज इफ द ऑपरेटिंग लॉस कुड बी ड्रॉप। देखेंगे सोचा जा सकता है कि जी हमारे पास चूंकि इसका एक डिपार्टमेंट है, हमारे 10 डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट है जिसका लॉस है, लिहाजा अगर इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट में इजाफा होगा। ये जरूरी नहीं कि हर दफा इसी तरह से हो, ठीक है। दिस कंटिन्यूइंग द प्रोडक्ट आर सेगमेंट यूजुअली एलिमिनेट आर प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या करेंगे आप एक सेगमेंट को अगर बंद कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, लोगों को फारग कर देंगे यहाँ वहां से, और इस तरह की जो वेरिएबल कास्ट है वो आप उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट कर देंगे सिंपली। लेकिन उसकी फिक्स कास्ट के बारे में क्या होगा। और समटाइम कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं, गरीब डिपार्टमेंट, जिन पे वेरिएबल कास्ट का बहुत बहुत हल्का पोर्शन लग रहा होता है। ओवरऑल कास्ट उसकी फिक्स तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वेरिएबल कास्ट का अगर वो एक छोटा सा पोर्शन अगर आप कम भी कर दें तो ओवरऑल लॉसेस में आपका कमी नहीं होगी, इजाफा हो सकता है शायद। However, if the product or segment is a relevantly small part of the business, etc. ये जरा देखिए क्या कह रहा है, इसका क्राइटेरिया है ये। इफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वही कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो हमने सीवीपी एनालिसिस में पढ़ा था, जिसका फार्मूला था सेल्स माइनस वेरिएबल का, दैट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन इफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आप आपका जो सेल्स है उसमें से वेरिएबल कास्ट को माइनस करें और आपका पॉजिटिव आंसर आए तो फिर आपने उस प्रोडक्ट उसको कंटिन्यू रखें, उसको बंद करने की जरूरत नहीं। एग्जांपल की तरफ आते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है।
ये बेटा हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, नए प्रोडक्ट अज्यूम करता हूँ या डिपार्टमेंट अज्यूम करता हूँ, जो भी आप अज्यूम करें, ब्रांचेस अज्यूम करें, जिसके अंदर हमने नाम रखा हुआ एक्स वाई जी। हम अपनी एक ब्रांच को देखते हैं तो सारी पे ये अप्लाई हो रहा है। हमारी एक्स ब्रांच है, उसका जो सेल्स है वो 500,000 है। और फिर उसके बाद CGS की वैल्यू के अंदर शो हो रहा है वेरिएबल कास्ट उसकी 220,000 है, फिक्स कास्ट इतनी है। ये CGS की कास्ट को जब खत्म किया जाए तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट हमें शो हो रहा है एक डिपार्टमेंट का, वो 160,000 है। इसी तरह से ऑपरेटिंग, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी हमने देखा तो वेरिएबल कास्ट भी है और फिक्स कास्ट भी है, प्लस किया माइनस किया तो 40,000। ये ओवरऑल हमारे पास डेटा इस तरह का। इसी तरह से डेटा हमारे पास एक्स वाई और जी का है। अब देखें हमें जो इनकम या रेवेन्यू, इनकम मीन, अगर इसको ज्यादा बेहतर लिखा जाए तो नेट प्रॉफिट लिखा जाए। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो जो हमारा डिपार्टमेंट है एक्स, उसके लिए 40,000 हमारे पास है, गुड प्रॉफिट में है, ये भी प्रॉफिट में है। लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है जी डिपार्टमेंट, वो कुछ लॉसेस में है। और ओवरऑल भी हमें देखा जा रहा है, हम ओवरऑल तो हम प्रॉफिट में है, लेकिन विद इन डिपार्टमेंट हमने एनालाइज किए तो जी जो है वो हमारे पास ओवरऑल हमें उससे लॉस हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि शुड बी डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ जी, हम जी को बंद कर दें या जी को चलने दें? इसके लिए बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें जी का। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसके जीरो से ज्यादा है तो फिर कंटिन्यू करें। अगर जीरो से कम है, मीन उसकी जो उसकी जो सेल्स है, अगर उसके रेलेवेंट रेवेन्यू कास्ट से कम है सेल्स, तो फिर उसको बंद करें। अदरवाइज अगर वो अपने वेरिएबल कास्ट को मीट कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत उससे ऊपर भी जा रहे हैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको फिर जारी रखें। अब यहाँ पे आ जाए, सेल्स की कितनी है जी? 8,000। और उसमें वेरिएबल कास्ट, हम वेरिएबल कास्टों को ढूंढते हैं सेल की। अब दिस इज अ वेरिएबल कास्ट, ये वेरिएबल कास्ट है। अगर ये वेरिएबल कास्ट है इसकी, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं, ये 60,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें याद है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट था 60,000। और देखें इसमें वेरिएबल कास्ट कोई है, फिक्स्ड है, टोटल है, ऑपरेटिंग, हाँ ये भी वेरिएबल कास्ट है 25,000। अब इसको देख लें फिर क्या आंसर है। इसका आंसर है, बल्कि देखे 100,000 है, 100,000, 60,000 है, 85, 15,000 बच के पॉजिटिव। इसकी 15,000, टोटल 100,000 इसका सेल्स था। हमने वेरिएबल कास्ट जितनी भी थी उसको इकट्ठा किया, जिसमें 60,000, 25,000 है। ये दोनों ओवरऑल से माइनस हो रही, तो हमारे पास आंसर आ गया 15,000। और 15,000 जो है इस क्राइटेरिया के मुताबिक ये है कि ये दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कीप दिस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट, आर डिपार्टमेंट व्हाट है वो जो भी ये चीज है, इसको हम, ये हमारे लिए बेनिफिशियल। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस केस के अंदर देखें तो ये एग्जांपल नंबर 6 आपके पास रिपोर्टेड है। इसी तरह का केस है जिसके अंदर ए बी सी तीन प्रोडक्ट हैं, आपको सेल गिवन है, सेल्स गिवन है आपको, ठीक है, 20। और इस तरह से आपके पास डायरेक्ट मटेरियल गिवन है विच इज अ वेरिएबल कास्ट, आपके पास डायरेक्ट लेबर गिवन है विच इज अ वेरिएबल कास्ट, और फिक्स्ड ओवरहेड भी आपके पास मौजूद है विच इज नॉट अ रेलेवेंट कास्ट, आपको पता है। हम इसकी एनालाइज करके देखते हैं कि इसका क्या हो रहा है। सेल्स हम लिखते हैं जी ए बी सी, बल्कि हम यहाँ पे सारा इकट्ठा ही कर लेते हैं। सेल्स को देखें तो जो आपका ए है उसकी सेल्स है 20,000, 20,000 सेल है इसकी, और इसकी 50,000, 25,000 टोटल में सारा कॉपी कर लेते हैं।
बी प्रोडक्ट की हमारा इशू इस प्रोडक्ट के अंदर है, सी के अंदर है कि सी के साथ क्या किया जाए, इसको बंद किया जाए, इसको बंद ना किया जाए, इसको हम देखते हैं। उसके बाद देखें वेरिएबल कास्ट, जितनी भी वेरिएबल कास्ट है, ये दो ही वेरिएबल कास्ट है आपके पास, ये वाली दो वेरिएबल कास्ट है, इनको सम कर दें तो यहाँ पे देखें कितनी कास्ट बन जाएंगे, 3000 1000 4000, दोनों वेरिएबल कास्ट को सम करके लिख रहे हैं, एक ही जगह लिख रहे हैं। 15 और 16 इज 31000, और उसके बाद 10,000 इज 14,000 इज 24,000। तो सम कर लें इन तीनों को तो आपके पास कितनी अमाउंट बचेगी, बनेगी 24,000 प्लस 31,000 प्लस 4,000, ये बन गए 59,000। कंट्रीब्यूशन कितना बन जाएगा हमारे, हमें पता है हमारा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन से ज्यादा वैल्यू हो तो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मोर देन जीरो हो तो फिर आपने उसको डिसीजन आपने लेना है। हम इसको एक एक को भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटी सी चीज और भी क्लियर करनी है, इसलिए इसको एक कंप्लीट आपको इसको इस जैसे हमने एग्जांपल नंबर 19.5 किया था, आपको उस एंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझाना जरूरी था, जिसकी हमने सारे प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं इकट्ठा करके। कंट्रीब्यूशन कितनी बन जाएगी जी, 20,000 सेल्स है माइनस वेरिएबल कास्ट करें तो 16,000 यहाँ पे बन गई जी प्रोडक्ट ए के लिए। 50,000 से 31,000 को अगर आप माइनस करें तो आपके पास कितनी वैल्यू बनती है, $25,000 से 1,000 ओवरऑल देखिए कितना बन गया हमारे पास, 16 प्लस 19 प्लस 1 36,000। अब जरा और करें, ये प्रोडक्ट जो था, ये वाला प्रोडक्ट, इसको हम ड्रॉप करने का सोच रहे थे, जो भी प्रोडक्ट था या डिपार्टमेंट था, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको ड्रॉप करेंगे, नहीं इसको भी ड्रॉप नहीं करेंगे। क्यों ड्रॉप नहीं करेंगे, इसलिए कि इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है आपके पास 1000। हम इसको इस कंप्लीट इसको समझने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसको आपके पास यहाँ पे हम शो कर देते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल तो नहीं शो किया जा सकता रेलिवेंट कास्ट नहीं, लेकिन हम टोटल में शो करके उसको देखने की कोशिश करते हैं। टोटल कितना था हमारे पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 279, ये प्लस होके ये 18,000 बनता था, ताकि हमारे पास प्रॉफिट बनता है 80 में। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास अगर आपसे ये सिंपल ये शुड बी डिसकंटिन्यू द प्रोडक्ट सी, नहीं हमें इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए आगे। अब इसके थोड़े से इस लाइन को जरा गौर से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि द सेंस प्रोडक्ट सी मेक्स अ कंट्रीब्यूशन इट मे बी इनएडवाइजेबल टू क्लोज इट डाउन। ठीक हो गया जी, इसको कंटिन्यू रखें। आगे क्या कह रहे हैं, if the product C is closed down the company will lose the 1000 contribution। अगर इसको आप बंद कर लें, अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है कि 8000 का लॉस दे रहा है, लेकिन ये 8000 का लॉस के साथ साथ ये 1000 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो आपके ओवरऑल प्रॉफिट में सम हो रहे हैं। अगर आप इसको बंद कर लेंगे एंड ओवरऑल इफेक्ट वुड बी रिड्यूस प्रॉफिट 17,000। तो याद रखें यहाँ अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका ये प्रॉफिट जो है ये 17,000 रहेगा, ये 18,000 नहीं होगा। इसके बाद अगला डिसीजन जो है हमारे पास चलें आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही स्टॉप कर देते हैं, जिसके अंदर हमने 3-4 किस्म के डिसीजन लिए। इसको एक दफा मैं देख लेता हूँ दोबारा से। सबसे पहले तो यस बिल्कुल इसमें और भी काफी 5-6 किस्म के और डिसीजन भी हैं।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये इस केस के अंदर भी कि आपने ये देखना है कि आपकी रेलेवेंट और इरेलेवेंट कास्ट, अगर आप रेलेवेंट और इरेलेवेंट कास्ट, इंक्रीमेंटल कास्ट, मार्जिनल कास्ट, इस तरह की चीजों का आइडिया आपको अगर ठीक है, तो आप सिर्फ जो भी आपका टेक्निकल डिसीजन हो, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं है, ये रेगुलर डिसीजन नहीं होते, ये बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं। कभी कभी डिसीजन, इस तरह के डिसीजन फेस करना पड़ते हैं मैनेजर को, तो फिर आपने उस उस डिसीजन को जो लेना है, जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म डिसीजन हो, कभी कभार का डिसीजन हो, तो उसके लिए आपने रेलेवेंट कास्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू को आपने आपस में मैचअप करना है। अगर रेलेवेंट रेवेन्यू रेलेवेंट कास्ट से ज्यादा हो तो डिसीजन ले लें, अदरवाइज आपने डिसीजन नहीं लेना। इसमें स्पेशल ऑर्डर वन डिसीजन था हमारे पास, इसमें भी हमने रेलेवेंट रेवेन्यू रेलेवेंट एक्सपेंसेस को अलग अलग किया, फिर देख लिया। याद रखिएगा कि ये जो है ये आपके इररेलेवेंट है, इनको कंसिडर नहीं करना है। संक कास्ट है जो ऑलरेडी हो गई है, कमिटेड कास्ट है जो मजबूरन भी देनी है, अनकंट्रोलेबल है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, अनअवॉइडेबल है, फिक्स्ड है या नॉन इंक्रीमेंटल है। इनको अगर ये आपके डिसीजन के डाटा के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर अगर ये चीजें मौजूद हैं, तो फिर आपने उस डिसीजन के अंदर से इन चीजों को माइनस करके उनके रेलेवेंट कास्ट को सम करके फिर आपने देखना है। और इसी तरह से रेलेवेंट रेवेन्यूज को आपने सम करके आपस में फिर कंपैरिजन करना है रेलेवेंट रेवेन्यू और रेलेवेंट कास्ट का, और उसके बेस पे आपने डिसीजन लेना है। स्पेशल ऑर्डर डिसीजन वन, दूसरा मेक और बाय डिसीजन टू, और आज हम देख सकें कीप और ड्रॉप अ प्रोडक्ट लाइन। तीन, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच, मेरे साथ रहिएगा।